हेलो फ्रेंड्स यह टॉपिक है आज का भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव। ये लेक्चर है 12 और यूनिट है 3 यानी कि 3 यूनिट 3 है, लेक्चर 12 है और टॉपिक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव। यानी कि आपको मैंने ये पूरी यूनिट, क्योंकि इस यूनिट का ये लास्ट लेक्चर है तो मैंने पूरी यूनिट आपको पढ़ा दी है। ये अब पूरी यूनिट पढ़ाने के बाद में हम ये देखते हैं कि ओवरऑल अभी तक जितना भी हमने पढ़ाया है उसका प्रभाव क्या पड़ा है। ये प्रभाव क्या पड़ा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। जो ब्रिटिश यहाँ पर रहे उनकी जो पॉलिसी आई, उन्होंने जितनी भी ये व्यवस्थाएं बनाई, ये जो भी उन्होंने किया, क्योंकि अब आप इसे बेहतर से समझ सकते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि उनकी इस पॉलिसी से भारत की अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार के प्रभाव पड़े हैं यहाँ तक। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसे और मेरे साथ आप देखते हुए चलेंगे। पहला है धन संपदा का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। आप जानते होंगे कि दादा भाई नेहरू जी के द्वारा इस तरीका के ये कंसेप्ट दिया गया था कि जो भारत से धन का निष्कासन वो किस प्रकार से कर रहे हैं, उसके दुष्परिणाम क्या आएंगे, उन्होंने अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि धन का निष्कासन क्या कहता है। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने साम्राज्यिक दायित्वों की पूर्ति हेतु भारत को उसकी संपदा से वंचित किए जाने की शिकायत की। समझ गए आप? यानी कि जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने कहा कि भाई भारत की जो संपदा है, भारत के जो रिसोर्सेज हैं, उनसे वंचित किया जा रहा है भारत के ही लोगों को। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि भारत के जो संसाधन है वो भारत के लोगों के ऊपर खर्च होने चाहिए, भारत के विकास में खर्च होने चाहिए, ना कि जो अंग्रेज यहाँ पे रह रहे हैं उनकी तनख्वाह देने में, उनके ब्याज को पटाने में, उनके जो कर्ज हैं उनकी ब्याज देने में या उनकी तनख्वाह देने में खर्च नहीं होना चाहिए। तो इसका जो है उन्होंने शिकायत की। और ऐसे कई तरीके थे जिनके माध्यम से धन का जो निष्कासन किया गया था। जैसे उदाहरण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिए गए विदेशी ऋणों पर ब्याज देना। तो यानी कि ये क्या था कि जो इन्होंने ब्याज पर कर्ज लिया हुआ था उसका ऋण भी दिया जाता था, कहाँ से? भारत से। सैन्य व्यय, यानी कि जो वो आर्मी रखते थे उसका भी व्यय कहाँ से करते थे? भारत के इससे। सरकार की क्रय नीति, और जिसके अंतर्गत लगभग सभी सामग्री इंग्लैंड से की जाती थी। यानी कि जो इंग्लैंड की जो सरकार थी, जो यहाँ पे शासन कर रहे थे, वो खरीदते कहाँ से थे? ब्रिटेन से। अब जो खरीद के यहाँ लाते थे तो पैसा कहाँ से देते थे? इंडिया से। अब आगे समझ में, ये तरीका थे उनके। घरेलू खर्च दूसरा है, यहाँ पे घरेलू खर्च देखेंगे आप इसे। घरेलू खर्च और राजस्व सचिव और लंदन स्थित ईस्ट इंडिया यानी कि इंडिया कार्यालय की स्थापना हेतु भुगतान करना, यानी कि जो घरेलू खर्च के नाम से, और राजस्व सचिव और लंदन स्थित इंडिया कार्यालय की जो स्थापना हुई थी उसके भुगतान करने के लिए भी यहाँ से सैन्य और नागरिक कर्मियों या फिर भारत पर शासन करने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण, लागत, वेतन और पेंशन के व्यय हेतु भी यहीं से जो दिया जाता था। ये याद रखना, क्योंकि पूछ सकता है, यहाँ इससे प्रश्न भी पूछा गया है कि जो ब्रिटिश जो लोग थे वो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है उस पर कौन कौन से व्यय शामिल है। तो ये याद रखना सारा, सैन्य व्यय है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिए गए विदेशी ऋणों से भी व्यय है, क्रय नीति यानी कि जो क्रय वो करते थे विदेशों से उसके लिए भी यहीं से देते थे, और ये है जो घरेलू खर्च और राज्य सचिव ये भी जो है यहीं से देते थे। धन का वास्तविक हस्तांतरण कौंसिल बिल्स की बिक्री के माध्यम से होता था। याद रखना, कौंसिल बिल्स की बिक्री के माध्यम से होता था, जो लंदन में भारतीय वस्तुओं के क्रयकर्ताओं को स्टर्लिंग में बेचे जाते थे। समझ गए? और उन्हें बदले में भारतीय रुपये मिलते थे। ओके, दूसरा है तरीका विऔद्योगिकरण, यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको दूसरा जो तरीका है जिससे इन्होंने प्रभावित किया वो है, पहला जो तरीका मैंने आपको बता दिया उसमें क्या है? धन का निष्कासन। दूसरा क्या है? विऔद्योगिकरण और शिल्पियों और हस्तशिल्पकारों का विनाश। ये आप जानते हैं अच्छे से, ये आप जानते हैं। विऔद्योगिकरण किस तरीका से किया उन्होंने? क्योंकि इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ था? औद्योगिक क्रांति। वहां से फिनिश गुड्स आते थे, यानी कि मशीनों से बनी हुई वस्तु आती थी, और स्टीम इंजन का आविष्कार हो चुका था। आप जानते हैं एक कताई करने वाली एक मशीन होती थी जिसे स्पेनी जीनिंग बोलते हैं, उसका भी विकास हो गया था। यानी कि हम हाथ से सूत काटते हैं, वो मशीन जल्दी जल्दी से बना देती है। तो इनके माध्यम से ही उन्होंने क्या किया? विऔद्योगिकरण किया। शिल्पियों का विनाश कैसे होता है? क्योंकि कार्य जब आप हाथ से करेंगे तो टाइम लगेगा, और टाइम टेकन होगा प्लस कॉस्टली भी होगा। ज़्यादा मेहनत, जो टाइम लग रहा है कॉस्टली भी होगा, टाइम टेकन होगा। तो इससे हमारा जो हस्तशिल्प है उसका विनाश हो जाएगा।
क्योंकि जब बना हुआ जो माल है वो सस्ता भी आ रहा है और यहाँ पर जल्दी भी आ रहा है और उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है। तो उससे क्या होगा, धीरे 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 से हमारा जो हस्तशिल्प है उसका विनाश हो जाएगा। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप जानते हैं भी है कि 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद सस्ता और मशीनीकृत माल भारतीय बाजारों में प्रविष्ट किया हुआ था। अब 1813 का आपको बिल याद है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ चार्टर एक्ट, उसमें चाय और चीनी, ठीक है, क्यों अब ऐसा हुआ क्यों था, आप मुझे बताइए कि वो जो मोनोपोली है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो खत्म क्यों हो रही है। मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, मुझे बताना है सर, ठीक है। अगर आप वास्तव में लेक्चर ध्यान से सुनते हैं और एक यूपीएससी के एस्पायरेंट वास्तव में आप हैं, ठीक है, ब्रिटिश नागरिकों के एक तरफा मुक्त व्यापार करने के को मौका मिला, दूसरी ओर भारतीय वस्तुओं के लिए यूरोपीय बाजारों में पहुंचना निरंतर कठिन होता चला गया। यानी कि जो भारतीय व्यापारी थे उनका जो माल है वो यूरोपीय बाजारों में बहुत कठिनता से बिकता था, लेकिन फ्री ट्रेड के नाम पर भारत में उनका जो सामान है वो आसानी से बिकता था। पारंपरिक आजीविका की हानि के बदले भारत में औद्योगिकरण नहीं हुआ, जैसे कि उस समय के अन्य औद्योगिकृत देशों में हुआ था। यानी कि पारंपरिक आजीविका की हानि के बदले औद्योगिकरण नहीं हुआ, समझ गए। यानी कि जब देखो, और जो विदेश में और भी जो देश थे उनमें भी भाई पहले तो सब जगह हाथों से बनाए जाते थे ना, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि हाथों के जो वो हाथों से बनाते थे उसका स्थान किसने ले लिया, मशीनों ने ले लिया। आज आप जानते हैं कि धीरे धीरे से जिसे हम बोलते हैं कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है और वो क्या है, रोजगार को खत्म कर देगा। तो ये क्या है, ये खत्म नहीं कर देगा, ये तो कम्युनिस्टों का जो है हाइप करने का तरीका है। तो ये क्या होता है कि एक समय के बाद में अपग्रेडेशन होता है, अपग्रेडेशन होता है, ये होता रहेगा। आने वाले समय में कोई और टेक्निक आएगी जो एआई को भी रिप्लेस कर देगी। तो ये सब होता रहा है, लेकिन वहां पर जो हुआ उनके स्थान पर उन लोगों को दूसरे कोई अवसर मिल गए। भाई यही तो है कि अगर कंप्यूटर आए तो उन लोगों को क्या है, ट्रेंड करके कंप्यूटर के लिए अलग से कार्य मिल गया, उनकी वेज बढ़ा दी गई, कुछ ना कुछ कार्य मिल जाते। लेकिन भारत में कुछ अलग हुआ, भारत में औद्योगिकरण तो हुआ, लेकिन जो नए अवसर मिले उनमें उनके लिए रोजगार नहीं थे। अब आ गया, समझ गए। तो लेकिन विदेशों में जो अन्य देश जो थे वहां पर ऐसा नहीं था, वहां पर जब वो उनको रोजगार मिले, अलग से भी रोजगार मिले, समझ गए ये। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, परिणाम स्वरूप भारत का विऔद्योगिकरण हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण हो गया। क्योंकि जो लोग शहरों में रहते थे, जो शिल्पकार थे, अब वो क्या हुए, जब बेरोजगार हुए तो वो क्या है, गांवों की तरफ चले गए। यानी कि जो लैंड थी उस पर और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ गया। अब कनेक्ट करके उसे देखते रहना, ठीक है। तीसरा क्या तरीका है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे प्रभावित किया, इन्होंने नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, ठीक है। अगर कुछ अच्छा हो गया है तो वो क्या है, ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज वाली बात हो गई, ठीक है। अब है ग्रामीणीकरण, यानी कि ग्रामीणीकरण हो गया, रूरलाइजेशन हो गया। इसमें क्या होता है, विऔद्योगिकरण की जो मैंने अभी आपको बताया है, विऔद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता यह थी कि अनेक शहरों का विनाश हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण हुआ। अनेक कारीगर शिल्पकारों की आय घटने लगी और वे उन्हें दमनकारी नीतियों का सामना करना पड़ा और वो भारत की ओर, मतलब भारत के जो गांव हैं, गांवों की ओर उन्होंने कूच किया। बंगाल में कपना के शासन के दौरान कारीगरों को अपने उत्पादन कम मूल्य पर बेचने पड़े और उन्हें बेचने के लिए विवश होना पड़ा। उन्हें कम मजदूरी दी जाती थी, उन्होंने अपना व्यवसाय छोड़ दिया और गांवों की ओर पलायन किया और इससे जो है क्या हुआ, कृषि जो थी उस पर और ज़्यादा भार बढ़ गया, ठीक है। बोझ से दबा कृषि क्षेत्र ब्रिटिश राज के दौरान गरीबी का एक प्रमुख कारण था और इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ताने बाने को बिगाड़ कर रख दिया, ठीक है। हाँ, क्योंकि जब देखो अभी क्या है कि एग्रीकल्चर पर जो लोग अभी शहरों में रह रहे हैं, सपोज करो कोरोना के समय में भी वो लोग अगर गाँवों की ओर आए तो बेरोजगारी बढ़ी ना, क्योंकि जो गाँवों में लोग रह रहे हैं वो एनफ है एग्रीकल्चर करने के लिए, उन्हें बाहर से लोग लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो 30-40% लोग और वहाँ पहुँच जाए तो वो क्या है, उनकी जरूरत है नहीं वहाँ पे, तो एक्सेस ऑफ द ह्यूमन वहाँ पे हो जाएगा और फिर वही भूमि का बंटवारा और इस टाइप के जो है कन्फ्लिक्ट सामने आएंगे निकल करके। तो इस तरीका से भी उन्होंने, यानी कि प्रभावित सिर्फ अर्थव्यवस्था को नहीं किया, यानी कि भारत की जो सामाजिक संरचना है उसको भी उन्होंने क्या है, नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया। काश्तकारों की गरीबी, ठीक है, यानी कि काश्तकारों की गरीबी, काश्तकार अब गरीब क्यों होंगे, आपको पता है कि ये तो कार्य करते थे ना, सिर्फ ये तो कार्य करते थे, इनका ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ है। ब्रिटिश राज के अंतर्गत काश्तकार भी निरंतर गरीब होते चले गए।
भूमि पर भारी भरकम लगान का परिणाम गरीबी को बढ़ाने और 19वीं शताब्दी में कृषि के पतन के रूप में सामने आया। समझ गए आप? क्योंकि आपको पता है कि जो अगर पहली वाली जो व्यवस्थाएं थी उनमें क्या था कि लैंड के आकार पर कर लगाया जाता था, अब उसमें कितनी उपज हो रही है इसको नहीं देखते थे। फिर दूसरी और भी बहुत सारी शोषणकारी व्यवस्थाएं थी, ठीक है, जो मिडल मैन शोषण करते थे वो अलग थे। तो ये गरीबी का कारण है जो मैं आपको बताया हूँ। मध्यस्थों के द्वारा उच्च राजस्व की वसूली इनके हालात को और बुरा बना दिया, क्योंकि काश्तकारों के पास उनके गुजारे के लिए कुछ भी नहीं बचता था और सरकार ने कृषि सुधार में कोई रुचि नहीं दिखाई। समझ गया? यानी कि उनको तो भाई जो सरकार कोई ऐसा तो है नहीं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो क्यों दिखाएगी रुचि? उसका क्या मतलब है? क्योंकि साम्राज्यवाद का मतलब ही एक है कि जितना सा चूस सको चूस लो उसे, और वो उसने कार्य किया। ठीक है, अब देखेंगे 1815 तक बंगाल की आधी जमीन व्यापारी, साहूकार और अन्य संपन्न वर्गों के हाथों में चली गई और नए जमींदारों के पास अधिक शक्तियां थी कि अगर आपने पीछे पूरे लेक्चर्स देखे हैं जितने मैंने आपने पढ़ाए तो ये आप समझ पाएंगे, अन्यथा तो ये आपके ऊपर से निकलने की संभावना है। तो आप कोशिश करें कि जो मैंने पीछे बताए हैं उन बातों को आप सुने, क्योंकि मैं जब विदाउट पीडीएफ पढ़ाता हूं तो मैं बहुत सारी बातें बताता हूं, वो इसीलिए बताता हूं ताकि आप समझ सकें। तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, तो अब तो मैं क्या है कि उसी ले पे आगे बढ़ जाऊंगा, बार बार उसे नहीं बताऊंगा मैं आपको। वो अगर जानना है तो प्रीवियस लेक्चर सुनिए आप, ठीक है। यहाँ मैं इसी तरीका से करता हुआ चलूंगा और बीच बीच में यही आएगा कि पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, कभी मैं विदाउट पीडीएफ पढ़ाऊंगा। उसका कारण क्या है कि मैं जब मुझे लगेगा कि ये ऐसा लेक्चर है जहां पर मुझे पढ़ा करके पूरी भूमिका जमानी है, ताकि आने वाली पूरी यूनिट बच्चों को समझ में आ जाए और मैं पीडीएफ से भी पढ़ा सकूं। मैं ये सारी बात बता चुका हूं कि मैं पीडीएफ से क्यों नहीं पढ़ाता। आप जाकर के एक लेक्चर देख लें मेरा कि मैं पीडीएफ से क्यों नहीं पढ़ाता, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप सोचें कि एक मिनट में मैं आपको समझा दूं, ये संभव नहीं है। ठीक है, आप समझे मेरी बात को, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एक एक लाइन में समझा चुका हूँ। समझ में नहीं आ रही तो पूरा लेक्चर आप प्रीवियस जाकर के लेक्चर देखें और नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, देखेंगे आगे। जमींदारों के पास अधिक शक्तियां थी किंतु निवेश हेतु अधिक गुंजाइश न के बराबर थी। उन्होंने जमीन हड़पना और उसे आगे किराए पर देना, ठीक है, शुरू कर दिया। और ये तो था, आप स्थायी बंदोबस्त देखेंगे आप, या महलवारी व्यवस्था देखेंगे आप, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, या फिर रेतवारी व्यवस्था आप देखेंगे। और छोटी ये तो कुछ फेमस व्यवस्था है, लेकिन ये मत समझने की कि 3 ही व्यवस्था थी, नहीं, और बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। ठीक है, जितना आपके कोर्स में है यूपीएससी के लिए इतना काफी है। आपको इतिहासकार नहीं बनना है, इतिहास के पेपर को क्रैक करना है, एक समझ बनानी है, इतना ही वास्ता आप रखेंगे। एक आईएएस बन जाए, बहुत किताब पढ़ना आप। ठीक है, हाँ। मध्यस्थों की आगे देखेंगे। मध्यस्थों की संख्या में वृद्धि ने अनुपस्थित भूस्वामित्व का मार्ग प्रशस्त किया। मध्यस्थों की संख्या में वृद्धि हुई, इसका मतलब क्या है कि जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो वास्तव में मालिक है वो कहाँ रहेगा? शहरों में रहेगा। और भू स्वामित्व की अनुपस्थिति को और बढ़ाया और काश्तकारों पर बोझ को बढ़ाया। चूंकि भूमि की उच्च मांग थी अतः प्रभार बढ़ गया और परिणाम स्वरूप काश्तकार देनदारियां भी बढ़ गई। देनदारियां जो मैंने अभी आपको बताया, चूंकि जमींदारों का काश्तकारों के साथ कोई पारंपरिक और सद्भावनापूर्ण संबंध नहीं था, उनके पास कृषि में सुधारों में निवेश करने की कोई प्रोत्साहन नहीं था। यानी कि लैंड जो थी ना, वो उसे फर्टाइल किसी को भी नहीं बनाना था। ठीक है, और धीरे धीरे आप देखेंगे उसकी जो उपज है वो कम होगी, क्योंकि भाई वो बनाएंगे क्यों? आप मुझे बताइए। उन्होंने क्या है, एक बार लैंड के आकार पर कर लगा दिया। अगर उपज के ऊपर कर होता तो समझ में आती कि भाई अगर उपज घट जाएगी तो हमारा टैक्स कम हो जाएगा, लेकिन वो उपज के ऊपर टैक्स नहीं है बल्कि लैंड होल्डिंग के ऊपर टैक्स है। अब जो काश्तकार है वो जाने कि उसे क्या करना है, हमें तो टैक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये है। आगे देखेंगे। भू राजस्व की अत्यधिक मांग के साथ साथ उसे वसूलने के कठोर तरीके के कारण काश्तकारों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। फसल के सामान्य से कम अथवा पूरी तरह खराब हो जाने के बावजूद भी भू राजस्व की नियत तिथि पर भुगतान करना ही होता था, किंतु काश्तकारों को फसल उत्पादन कम होने पर भू राजस्व की भरपाई पूरी करने में कठिनाई होती थी, जबकि अच्छे वर्षों में वह ऐसा कर पाते थे। अब अच्छे वर्षों में तो आप समझते हैं कि भाई जो पेस्टिसाइड्स तो थे नहीं और सिंचाई के पूरे अच्छे संसाधन भी नहीं थे। तो जो आप जानते हैं कि आपके पास आज भी अगर एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर के इनपुट्स होते हैं। एग्रीकल्चर इनपुट्स आप जानते होंगे कि जिसके अंदर लैंड, ठीक है, आपके पास क्या होती है? लैंड होती है, राजस्व होना चाहिए आपके पास में, उसके पास में बीज, जो खेती के लिए जो बीज वगैरह होते हैं यानी कि वो सब होना चाहिए, है ना। हाँ, तो ये आपके पास होने चाहिए। अब लेकिन उनके पास पेस्टिसाइड है नहीं। अगर कोई भी
कीड़ा लग गया तो जो फसल है वो खत्म हो जाएगी। तो अगर ऐसी कुछ स्थिति आती थी तो भी उनको पूरा कर देना पड़ता था, लेकिन अगर अच्छी स्थिति थी, कभी बाई चांस ऐसा हो जाए तो वो फिर कर दे पाते थे अच्छे से। तो ये है, आप इसे समझ रहे होंगे। यदि किसान भू राजस्व का भुगतान करने से इनकार कर देता था तो इस दशा में सरकार राजस्व बकाया वसूलने के लिए उसकी जमीन को नीलाम कर देती थी। हालांकि अधिकांश मामलों में किसान खुद यह कदम उठाता था और सरकार की मांग पूरा करने हेतु अपनी जमीन का एक भाग भेज देता था, लेकिन दोनों ही मामलों में वह अपनी जमीन से हाथ धो बैठता था। आपको पता है, समझ गए। यानी कि अब आप कहोगे कि सर सरकार, पूरी जमीन तो सरकार की एक तरीका से है, ये पूरी जमीन वास्तव में जो आदमी कर उगा रहा है तो जमीन तो उसकी है ये वास्तव में, लेकिन ये क्या है, ये जो कह रहे हैं कि भाई काश्तकार अपनी जमीन बेच दे रहा है, और वो पीछे भी आपने देखा है सारा दिमाग लगाओ, ऐसा क्यों होगा? मैंने आपको ये बता चुका हूं, क्योंकि अचानक से अगर अंग्रेज ये करते तो जो वास्तव में जनमानस है उनके प्रति विद्रोह कर देता। समझ गए। एक होता है कि भाई एक वर्ग के अंदर रोष हो, वो चलेगा, एक वर्ग के अंदर रोष है तो चलेगा, लेकिन अगर वास्तव में पूरी जो देश की जनसंख्या है, अधिकांश जनसंख्या ये मानने लगे कि ये शोषण है, ये गलत है, तो फिर रुक पाना मुश्किल है। और वैसे भी वो कहाँ के हों, बाहर के हों, विदेशी हों। तो उनका जो तरीका था वो क्या था, स्वीकृति, धीरे 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 धीरे। वो मेंढक वाला मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था कि अगर मेंढक को गर्म पानी में डालोगे तो वो उछल के बाहर निकल जाएगा, और अगर मेंढक को डाल करके धीरे धीरे पानी को गर्म करोगे तो मेंढक कभी बाहर नहीं निकलेगा, उसी में मर जाएगा। तो सेम वही तरीका है अंग्रेजों का यहाँ पर, कि वो धीरे 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 से कार्य कर रहे हैं। जमीन तो उन्हीं की है, इसमें वो थोड़े भाई जो आदमी नीलाम कर सकता है और कह रहे हैं कि भैया, तो इसका मैंने आपको पीछे बताया है, ये क्या है, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। काश्तकार क्या है यहाँ पे, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। और वो जो कहते हैं देखो नियम के तहत हो रहा है कार्य, सरकार को टैक्स चाहिए, अरे नहीं तो बेच दो, और है वो सरकार के लोग ही जो खरीदने वाले हैं, सरकार है वो सीधा। समझ गए आप? हाँ, तो ये सारे पॉइंट अगर आप समझते हैं तो कनेक्ट कर पाएंगे आप, और आपको वास्तव में वो समझ आएगा कि जो समझना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण। अब अगर आज के दृष्टिकोण में आप देखते हैं तो आप कहेंगे कि जी वाणिज्यिकरण तो अच्छा है, लेकिन आज के दृष्टिकोण में, क्योंकि आज हम लोकतांत्रिक देश है, हमारे यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोग उसे चुनते हैं और हर 5 साल में उसे चुनते हैं, तो उनके पास एक इंसेंटिव है कि अगर सरकार कुछ गलत करेगी तो उसे हम उतार देंगे 5 साल के बाद में। तो यहाँ पे क्या है कि वो वाणिज्यिकरण कैसे किया है, नकदी फसलें उगाएंगे, और वो नकदी फसलें क्या होंगी आप समझ रहे हैं, जिसमें नील होगा, अधिकतर तो नील और कपास, अब ज़्यादातर तो, बाकी और भी बहुत वस्तुएं थी जो उगाते थे। ठीक है, लेकिन नील और कपास जो मुख्यतः ये थी। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज ये होगा कि अंग्रेज उन्हें कर्ज दे देंगे, या अंग्रेजों के जो चाटुकार हैं वो उन्हें कर्ज दे देंगे, जिनमें साहूकार और जमींदार इस टाइप के जो लोग थे। और जब, क्योंकि जैसे ही उनकी फसल तैयार होकर के आएगी, क्या करेंगे वो माल कहीं और से खरीद लेंगे। अमेरिका में भी तो वही कॉलोनी तो उनकी अमेरिका भी है, तो अमेरिका से खरीद लेंगे। क्यों खरीदेंगे, ऐसा करेंगे क्यों वो, क्योंकि यहाँ के माल को हम ना खरीदें, लोग फिर उसे सस्ते में बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज भी क्या होता है, यही होता है ना, जिसे हम बोलते हैं कार्टेल सिस्टम। वो कार्टेल सिस्टम यही है कि जब किसान की फसल आए तो उस टाइम पर सारे लोग मिल करके क्या करें कि फसल का रेट घटा दें, और फिर किसान को क्या है, खेत को दोबारा से क्या करना है, फसल उगानी है दूसरी, तो उसके लिए इनपुट्स चाहिए, और वो इनपुट्स के लिए फिर उसे पैसे चाहिए, और पैसे कहाँ से मिलेंगे, या तो कर्ज लेगा किसी से, या फिर अक्सर तो वही जो आपने देखा किसान कानून वाला मसला, कि जो ये मंडी है, मंडी का जो लोग हैं उनसे कर्ज लेगा वो, और जैसे ही वो कर्ज लेगा तुरंत क्या कर देंगे, फसल का दाम फिर थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो जो फसल उन्होंने खरीद ली अब इंक्रीज कर देंगे, बेचते टाइम उसे ज़्यादा बढ़ा देंगे उसका रेट। ये शोषण के तरीका है। तो यहाँ पे भी आप ये देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अन्य महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कृषि के वाणिज्यिकरण का उभार सामने आता है। अब तक कृषि किसी व्यावसायिक उद्यम के बजाय जीवन की एक पद्धति थी। आप भी जानते हैं कि भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो अमेरिका के एग्रीकल्चर से भिन्न है। अमेरिका में जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, एक तरीका से बिजनेस है, और भारत की जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, जीवन यापन के लिए हम एग्रीकल्चर करते हैं। आप अधिकतर तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो होती है वो अपने घर का, जो जैसे गेहूँ उगा लिया तो अपने घर के लिए है, ज़्यादा वो बेचते नहीं है। ठीक है, तो पहले जो जीवन यापन के लिए एग्रीकल्चर थी, लेकिन धीरे धीरे से उन्होंने इसे व्यवसायीकरण किया इसका, और वाणिज्यिक विमर्श
से प्रभावित होने शुरू हो गए और कुछ विशेषीकृत फसलें उगाई जाने लगी। गांव में उपभोग हेतु नहीं अपितु घरेलू, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए, जैसे कि आपको नील और कपास। वाणिज्यकरण भारतीय काश्तकारों पर एक जबरन लादी गई प्रक्रिया थी। उनके निर्वहन स्तरों को देखते हुए मुश्किल से ही उसके लिए वाणिज्यिक फसलों में निवेश हेतु कोई अवशेष बचता था, जबकि वाणिज्यकरण ने भारतीय कृषि को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस आने वाले उतार चढ़ाव से जोड़ दिया। और ये उतार चढ़ाव तो ये लोग लाते थे ना, मैंने जैसा कि आपको बताया है। नेक्स्ट देखेंगे दुर्भिक्ष और गरीबी। अब भाई अगर आप ये सारी शोषणकारी व्यवस्था लेकर के आएंगे तो गरीबी तो आएगी ना। अगर आप जितने भी मैंने अभी तक आपको 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये सारे पॉइंट आप जोड़ें तो क्या ये वास्तव में गरीबी नहीं लाएंगे। और दुर्भिक्ष जो है वो फेमाइंस है, मतलब फेमाइंस भी आएंगी, फेमाइंस आएंगी तो गरीबी भी आएगी, क्योंकि अगर फसल बर्बाद हो जाती है और टैक्स क्या है, लैंड होल्डिंग के ऊपर है, तो जो जमींदार है वो तो आपसे क्या लेगा, टैक्स लेगा, और आपके पास है नहीं तो क्या करेगा, फिर आप कर्ज लेंगे। किससे? साहूकार से। जो साहूकार है उसे कर्ज ले लिया आपने, अब उसके यहाँ पे आपका बेटा बेटी क्या है, बंधुआ मजदूर है। बंधुआ मजदूरी आपने सुनी होगी, वही है, यही कंसेप्ट है वो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये भारतीय समाज को विकृत किया है इन्होंने। आप कहोगे कि सर बंधुआ मजदूर तो भारत के लोग रखते थे, हाँ वो वर्ग आज भी है ना। मन में जो है ना एक अलग टाइप का फैशन है भारत के अंदर कि कोई उसके नीचे हो, कोई भी व्यक्ति हो उसके नीचे कार्य करे। नौकर रखना अपने आप एक शान है, जबकि मेरा मानना है कि एक बुरी प्रथा है। नौकर रखना कोई अच्छी बात नहीं है। आप कहोगे लोग सर उसे तो रोजगार मिल जाएगा, जो नौकर है उसका हम रोजगार क्यों खत्म करा रहे हैं। तो देखो जो रोजगार है जरूरी नहीं है कि वो इसी कार्य कर सकता है, उसके लिए और भी कार्य है। अगर ट्रेनिंग हो तो क्या आप कहोगे कि अमेरिका में तो हमारे यहाँ के राजमिस्त्री नहीं जाते, तो अमेरिका में घर नहीं बनते क्या? तरीका है ना, इंजीनियर है, फिर उसके लिए ट्रेनिंग होती है, उसके उनकी वेजेस हाई होती है। आप कहोगे नहीं नहीं हमें तो घर में नौकर रखना है, वेजेस हाई नहीं होनी चाहिए। तो सोचने का जो तरीका है ना उसे बदलो, और अगर तरीका बदलेगा तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। अगर कोई ये लॉजिक आपको देता है कि भैया भारत में अगर ये सब खत्म कर दोगे तो बेरोजगार हो जाएंगे, नहीं तो हम फिर स्विट्जरलैंड में तो भारत के ही राजमिस्त्री जाकर के घर बनाते हैं, ये गलत है। सोचना जो है ना थोड़ा आप बड़ा सोचो थोड़ा, ठीक। देखना जनसंख्या की चरम गरीबी की उपस्थिति भारत में ब्रिटिश शासन की प्रमुख विशेषता थी, और यह ब्रिटिश शासन की नीतियों का परिणाम थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आए अकालों ने देश में सभी भागों में को तबाह कर दिया और लोगों की गरीबी को चरम पर पहुंचा दिया। मैं बता चुका हूं आपको, लिखने के लिए एग्जाम के लिए ये है आपके पास में। आगे देखेंगे हम आधुनिक उद्योगों का विकास। आधुनिक उद्योगों का विकास देखते हैं इसे। भारत में बड़े स्तर के मशीनी आधारित उद्योगों की स्थापना 19वीं सदी के उत्तरार्ध की एक महत्वपूर्ण विकास था, जो कि भारत के लोगों ने किया था। भारत में मशीनी युग 1850 के दशक में सूती वस्त्र, जूट और कोयला उत्खनन आदि के साथ शुरू होता है, और कावसजी नानाभाई ने 1853 में मुंबई में कपड़ा मिल की स्थापना की थी, और 1855 में तीसरा बंगाल में पहली जूट मिल स्थापित हुई थी। 1905 तक भारत में 206 सूती मिलें थीं, जिनमें लगभग 1,96,000 लोग कार्यरत थे, और 36 से अधिक जूट मिलें 1901 में लगभग 1,15,000 को रोजगार दिया था। इन्होंने 36 से अधिक जूट मिलों ने 1901 में लगभग 1,15,000 लोगों को रोजगार दिया था, और 1906 में कोयला खनन उद्योग ने लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो ये जो अंग्रेजों की विशेषता इसमें नहीं थी, बल्कि जो भारत के जो उद्योगपति थे, जैसे मैंने आपको बताया 1813 के अंदर उनके जो निवेश यानी कि जो उनके निर्यात थे उनको डिसेंटिवाइज किया था विदेशों में। अब वो लोग कुछ तो करते हैं ना, तो वो भारत के लोग थे। ये जो औद्योगिक विकासों का जो निर्माण कर रहे हैं ये और कोई लोग नहीं थे, ये सिर्फ भारत के, ये अंग्रेजों का इसमें कोई योगदान नहीं है। आगे देखेंगे रेल नेटवर्क का विकास। ये रेल नेटवर्क का जो विकास है इसमें भी अंग्रेजों का अपना कोई ऐसा नहीं कि भारत को और सोच रहे थे या इस तरीके से, नहीं, उनका अपना ये था कि भाई अगर जो माल आ रहा है उसको जल्दी से जल्दी किस प्रकार से भारत के इंटीरियर एरिया है वहां तक कैसे पहुंचाया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे कार्य किया गया। रेलवे का विकास उसी को आप कहते हैं। व्यापक रेलवे नेटवर्क के निर्माण ने कृषि वाणिज्यिकरण को संघन बना दिया, और दूसरी तरफ यह और विदेशों में विनिर्मित मशीनरी ले आया। इसने मशीन के निर्मित उत्पादों को भारतीय हस्तशिल्प से प्रतिस्थापित कर तीक्ष्ण कर दिया, और इसका परिणाम भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के विनाश के रूप में सामने आया। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ।
कि किस प्रकार से इसने उसको दुष्प्रभावित किया। लेकिन रेलवे के विकास ने, मैंने जैसा आपको बताया कि तो कनेक्टिविटी बढ़ा दिया, लोग जो थे जो वास्तव में अंग्रेजों से नाराज थे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग जल्दी से हो गई, भारत का भी जो माल है कुछ कुछ वो भी एक जगह से दूसरे स्थानों पर पहुंचना प्रारंभ हो गया। थोड़ा थोड़ा जो है 1-2% भारत को भी लाभ हुआ। अब इस सारे का आप निष्कर्ष किस प्रकार से देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें निष्कर्ष, आप जितना भी पॉइंट आपने पढ़ा है उसका निष्कर्ष आप कैसे लिखेंगे। हालांकि आधुनिक उद्योगों के रेलवे नेटवर्क द्वारा आधुनिक वित्तीय प्रणाली का विकास, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का गहन एकीकरण, जो एकीकरण है उसके दुष्परिणाम क्या है ये आप समझ रहे होंगे। कृषि का वाणिज्यीकरण का सकारात्मक दिखाई पड़ते हैं, किंतु उन्हें प्रोत्साहन देने के पीछे साम्राज्यवादी हित थे। यानी कि कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद ने अपने हितों को ध्यान में रखते जो भी कुछ अच्छा किया उसमें साम्राज्यवादी हित निहित थे। ये नहीं था कि भाई हमारी कॉलोनी है, हमें उसका कुछ विकास करना है, ऐसा कोई ध्येय उनका था नहीं। भारत में ब्रिटिश शासन साम्राज्यवादी सरकार द्वारा भारत के लोगों को व्यवस्थित ढंग से शोषित करने का एक लंबा इतिहास भर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको यहाँ दिखाया और बताया और पढ़ाया कि किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश शासन के द्वारा प्रभावित किया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, किसी भी तरीका से आप इसे कंप्लीट करेंगे। मैं कहूँगा कि अपने जो तरीका के नोट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको नहीं पता कि नोट्स कैसे बनाने हैं तो आप जाकर के मेरा एक लेक्चर है हाउ टू मेक नोट्स साइंटिफिकली, आप उसे देख लें। उसमें मैंने क्रम से आपको बताया है किस प्रकार से हम नोट्स बनाएं। अगर आप एकदम नए हैं, आप नहीं जानते कि आपको तैयारी कैसा करना है, तो एक लेक्चर है मेरा हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फर्स्ट डे, यानी कि पहले दिन से आप अपनी तैयारी प्रारंभ कैसे करें। अगर आपको ऑप्शनल चुनाव नहीं आता कि मैं ऑप्शनल का चुनाव कैसे करूं, तो हमने बताया हुआ कि आप ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें, एक लेक्चर है उसके ऊपर। अगर वास्तव में आप यूपीएससी के सिलेबस को डेप्थ से समझना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न के साथ समझना चाहते हैं, तो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें। अगर आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो मैंने एक 4-5 लेक्चर की एक सीरीज है जिसमें हमने बनाया हुआ है कि 30 डाउट्स ऑफ एवरी यूपीएससी एस्पायरेंट, तो आप जाकर के सारे लेक्चर्स देखें। इन्हें देखने के बाद आप वो नहीं रह जाएंगे जो आज आप हैं। अगर आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं, बिना किसी लूप होल के तैयारी करना चाहते हैं, तो ये लेक्चर्स आपके लिए वरदान साबित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप फ्रेंड्स, आप इन लेक्चर्स को शेयर करें। आने वाले टाइम में ये लेक्चर्स आपके लिए वरदान साबित होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।